Hi, this is Syed Farooq Hussain and I teach students of ONA level physics, GCSE and IGCSE. Welcome to my YouTube channel. माइक्रो -6 होता है बेटा। (85 एक्सपोनेंट -6) को हम लिख सकते हैं 8.5 एक्सपोनेंट -5। सही। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बेटा v अपॉन लैम्डा। v कितना है? v एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी है? 8.5 एक्सपोनेंट -5। क्या आंसर आया? 3.5 एक्सपोनेंट 12। और टेरा कितना होता है बेटा? 3 एक्सपोनेंट 8 स्पीड है। कौन सी वेव की बात हो रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है 3 एक्सपोनेंट 8। ये डेटा में गिवन नहीं होगी, ठीक है? ये आपको, ये मतलब यहां पर गिवन नहीं होगी, ये डेटा में शुरू में गिवन होती नहीं। 8.5 एक्सपोनेंट -5 लिखना चाहिए, क्योंकि हम जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो फिर हम सिंगल डिजिट पे ले जाते हैं। State the name of the region of the electromagnetic spectrum that contains this wave. वेवलेंथ के हिसाब से अगर हम देखें तो ये कौन सी वेव है? ये इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड की वेव रेंज सुनाएं। एक्सपोनेंट -5 में इंफ्रा होती है। बेटा फ्रीक्वेंसी से तो हमने याद ही नहीं किया हुआ ना, हमने तो वेवलेंथ से याद किया। और जो आप बता रहे हैं एक्सरे, वो माइनस में होती है। वेवलेंथ उसकी माइनस में होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी है +12। +12 मीटर की तो कोई वेव पड़ी ही नहीं हमने। सबसे बड़ी वेव थी रेडियो, जो थी एक्सपोनेंट 3 में भी हो सकती है, रेडियो किलो में हो सकती है, बस इससे बड़ी नहीं होती। नेक्स्ट पे जाए। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है इन ई। बेटा परसेंटेज बताया जरा। 0.02 डिवाइडेड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना हुआ है? 4% हो गया। तो अब हमें इक्वेशन बनानी है। इस इक्वेशन से आपको इक्वेशन बनाना सिखाया था। डेल्टा ई अपॉन ई इज इक्वल टू 2 डेल्टा आई अपॉन आई प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। इस इक्वेशन में जो 2 है ये हमने कर दिया इग्नोर, क्योंकि 2 इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट की अनसर्टेनिटी नहीं होती। और ये वाला जो 2 है पावर वाला, वो आपके पास आ गया यहाँ पे, ठीक है? परसेंटेज अनसर्टेनिटी की इक्वेशन बनाने के लिए पूरी इक्वेशन में बस परसेंट का साइन लगाना होता है। तो हमें अगर ई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो हमने 2 को मल्टीप्लाई करना है। आई की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी थी? प्लस एल की कितनी है? वो डायरेक्टली गिवन है 5%। तो बेटा 4 इंटू 2 कितना हुआ? 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13% आपका आंसर आ जाएगा।
where all of the weight of object acts नहीं लिखेंगे, appears to act, ठीक है। appears to act का मतलब है हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एक्ट हर जगह कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट का पूरा वेट जो है वो पूरे ऑब्जेक्ट नहीं होता सर, हम एक पॉइंट से उस पूरे ऑब्जेक्ट को वेट को फील कर सकते होते हैं। यस, जरूरी नहीं। A uniform wooden post AB of weight 45 Newton stands in equilibrium on hard ground as shown in figure 2.1. Equilibrium में है ये। And A of the vertical post is supported by the ground horizontal wire tension T is attached to the end of the post, and then wire attached to the post at point C is at an angle of 60 degree to the horizontal and has tension 38 Newton. The distances along the post of points A, B and C are shown. Calculate the horizontal component of the force exerted on the post by the wire connected to point C. तो क्या आप इसका horizontal component निकाल सकते हैं? 38 cos 60. Horizontal component ये है और ये आ जाएगा 38 cos 60 क्योंकि 8 descent side। तो कितना आ रहा है 38 cos 60 डिग्री? क्या आया आंसर? 19 न्यूटन इसका आंसर आ, ठीक है। By considering moments about end A, determine the tension T। बेटा end A के हिसाब से this is end A, इसके हिसाब से अगर देखें तो ये वाला मोमेंट कौन सा मोमेंट है? क्लॉकवाइज। और ये वाला मोमेंट कौन सा मोमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने लगाना है क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, तो लिखें क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोमेंट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो है ये वाली फोर्स, और ये कितनी थी? 19, और इसका डिस्टेंस कितना है? 0.9. पिवट से डिस्टेंस 0.9, ठीक है। तो 19 मल्टीप्लाइड बाय 0.90, ये हमारा हो गया क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करिए टी, और टी का डिस्टेंस कितना है बेटा? डिस्टेंस है इसका 1.2, सही है। सो टी मल्टीप्लाइड बाय 1.2, बताएं टी कितना आ रहा है? Fourteen point 25 from 14 let's see. Calculate the vertical component of the force exerted on the post at end A। तो बेटा देखें, एक तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालें 38 वाली फोर्स का, कितना हो जाएगा ये? 38 sin 60, सही है। थर्टी एट साइन 60 कितना आया? 38.9 न्यूटन। तो अब जो ए पे फोर्सेस लग रही है वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं? 32.9। अब ये जो 32.9 की फोर्स है ये वाली, ये भी नीचे ही है, और 45 न्यूटन की फोर्स भी नीचे भी है, तो दोनों क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ऐड करें जरा 32.9 प्लस 45, 77 पॉइंट, तो हम कितना लिख देंगे इसको? 78 लिख देंगे। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट करें, a ball is fired horizontally with a speed of 41 meters per second from a stationary cannon at the top of a hill.
The ball lands on horizontal ground, that is vertical distance of 57 meters below the cannon as shown in figure 3.1. Assume air resistance is negligible. Show that the time taken for the ball to reach the ground after being fired is 3.4 seconds. तो अगर हम इसके vertical motion को consider करेंगे तो इसकी initial velocity कितनी है? 0. ठीक है. डेटा बनाते हैं. U is 0. Vertically there is no velocity initially. S कितना है? 57 मीटर है. एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होने की वजह से एक्सेलरेशन है 9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और हमें पता है क्या करना है. तो क्या इक्वेशन यूज होगी? S equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ut 0 हो जाएगा तो 57 equals to हाफ into 9.81 into t square. बताएं t कितना आ रहा है? 3.4 आ रहा है. t should be equal to 3.4 seconds. t square की वैल्यू निकलेगी और इस वैल्यू का रूट करेंगे तो 3.4 seconds आंसर आएगा. कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसको हम कहते हैं एस एक्स. ये होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन. ठीक है. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? वो है 41 और टाइम टेकन जितना भी होता है वो हर तरफ सेम ही रहता है तो उसको 3.4 से मल्टीप्लाई कर दें. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम. स्पीड दी हुई है 41 और टाइम अभी हमने निकाला है 3.4. कितना आया? 139. तो ये हो जाएगा 140. फिर भी 140 हो. 139.4 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और डेटा जितना भी दिया है अभी तक वो सब दो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो अपने आंसर में 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते. इसलिए आप अपना आंसर यहां लिखें लेकिन इधर राउंडेड ऑफ वैल्यू लिखें. Determine the magnitude of the displacement of the ball from the cannon at point where the ball lands on the ground. तो पहले एक ट्रायंगल बना लें. ठीक है. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितनी आई है? 140 आई. वर्टिकल कितनी थी? 57 थी. तो क्या आप लोग देखें ये पॉइंट था इनिशियल जिसको आप कह लें ए और ये वाला पॉइंट है जहां पर वो लैंड हुई है वो है बी. सही है. तो क्या हमें डिस्प्लेसमेंट पता करनी है तो क्या हम एक्स निकाल सकते हैं? कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इक्वल्स टू 57 स्क्वायर प्लस 140 का स्क्वायर. आंसर का रूट कर लें. बताएं एक्स कितना आया डिस्प्लेसमेंट? इसको 150 लिखें. ठीक है. और अयान समझ आ रहे हैं? यहां तक मसला किसी को? Next है the ball leaves the cannon at time 0. On figure 3.2 sketch a graph to show the variation of the magnitude of the vertical component of the velocity. बेटा initial vertical velocity कितनी थी? 0 थी. कितनी थी? 150. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी. और टाइम 3.4 सेकंड पे तो 0 नहीं होगी ना, बढ़ती रहेगी. तो स्ट्रेट लाइन बन. क्यों स्ट्रेट लाइन बन रही है? क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी 0 से बढ़ती ही रहेगी. जब तक वो हिट नहीं करेगा तब तक उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी बिकॉज एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल. अगर ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए कहते हैं तो बेटा ग्राफ कैसा बनता है? फिर ऐसा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा स्ट्रेट लाइन थ्रू. हॉरिजॉन्टल के लिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है इसकी?
और हॉरिजॉन्टल सेम ही रहती है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के लिए अगर कहते हैं तो फिर हम इसको स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं, लेकिन वो वर्टिकल के लिए कह रहे हैं इसलिए हमने इसको ऐसा बनाया। सही है। नेक्स्ट, द कैनन recoils horizontally with a speed of 0.34 meters per second when it fires the ball. The total mass of the ball and the cannon is 1480 kilogram. Assume that no external horizontal forces act on the cannon ball system. Determine to three significant figures the mass of the ball. बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का आपके पास बॉल की स्पीड पता है हमें कितनी है? 41। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से m1 u1 प्लस ठीक है, m1 u1 प्लस m2 u2 जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियली दे वर एट रेस्ट। सही है। इक्वल्स टू m1 मास ऑफ किसका है? कैनन, जो हमें नहीं पता तो वो m1 लिख रहे हैं। सर कैनन को पता है, कैनन बॉल का एक साथ मास ऑफ बॉल तो नहीं पता ना, मास ऑफ बॉल तो अननोन। और वेलोसिटी कितनी थी उसकी बताएं? वो थी 41। कितनी वेलोसिटी? तो ये हो गया m1 इंटू 41 प्लस लिखो माइनस लिखो? देखिए माइनस आए, कैनन जा रहा है राइट, कैनन बॉल जा रही है राइट, तो कैनन कहां जाएगा? रिकॉइल लिखा हुआ है कहीं पर देखो, ठीक है। द कैनन रिकॉइल्स, रिकॉइल्स का मतलब है कैनन पीछे आएगा। सही है। तो माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैंने इसके लिए प्लस लिखा तो यहाँ माइनस आएगा। मुझे बताएं कि कैनन का मास कितना होगा? वो होगा, ये टोटल मास दिया हुआ है ना, टोटल मास ऑफ द बॉल इन द कैनन इज 1480 किलोग्राम। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम कैनन का ये m2 की इक्वेशन बना लेते हैं। m2 ऐसे ही लिख दो उसको, अभी फिलहाल हमें कैनन का भी मास 1480 माइनस m1 नहीं चलेगा। 1480 माइनस m1 भी लिख दो, मसला तो नहीं है। हम लिख रहे हैं 1480 माइनस m1 इंटू 0.34। ठीक है। अब ये जो पूरी इक्वेशन है ये उधर जाकर क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो 0.34 टाइम्स 1480 माइनस m1 इक्वल्स टू 41 m1। 0.34 को मल्टीप्लाई करें जरा 1480 से, क्या आंसर आया? बता रहे 444 है ना, माइनस 0.34 m1 इक्वल्स टू 41 m1। अब ये जो 0.34 है ना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। करें प्लस, और फिर अब निकालें m1 की वैल्यू। बताएं m1 कितना आ रहा है? 10.74। कितना आ रहा है? 10.7। 10.7। ये गलत आ रहा है।
चेक करें हमारा ट्रिपल 503 यार कैसे आ सर मैंने 0.3 से कर लिया था 8 मैंने नहीं लगाया था कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं है तो 0.3 0.34 को 1480 से मल्टीप्लाई करें 503 कितना आ रहा है 503 503.2 m1 minus 0.34 m1 equals to 41 m1 बताओ परेशान कर दिया मैंने बोला ये क्या किया अगर 12.17 से 12.1 कितना आ रहा है 12.17 12.17 आ रहा है हम उस पर लिखेंगे 12.2 सही है तो ये लेगा 12.2 सही है The cannon now fires a ball of smaller mass. Assume that air resistance is still negligible. State and explain the change, if any, to the graph in figure 3.2 due to the decreased mass of the ball. बेटा ये जो फिगर 3.2 है ये तो शो कर रहा है वर्टिकल मोशन और एयर रेजिस्टेंस अगर ना हो ना तो मास से कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ता है नहीं पड़ता है नहीं पड़ता ठीक है एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है ना एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है या नहीं एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल हो तो मास ज्यादा हो या मास कम हो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी या टाइम टेकन टू फॉल पे कोई फर्क नहीं आता और ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी ये हमने पढ़ी थी टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप करें डिफरेंट मासेस के तो अगर ये रेजिस्टेंस ना हो तो वो एक साथ हिट करेंगे तो वो कह रहे हैं मास अब कम कर दिया है मास कम करें या बढ़ाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल तो हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend upon mass नोट्स में लिखा हुआ है ये ठीक है so no change to figure 3.2 ठीक है यहां तक कर लिया स्टेट हुक्स लॉ लास्ट force लास्ट applied is directly proportional to extension if limit of proportionality is not exceeded ठीक है फोर्स और एक्सटेंशन का ग्राफ दिया हुआ है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हमें शो करनी है कि वो 0.64 है कहां तक 16 तक तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एरिया निकालते हैं एरिया हो जाएगा हाफ इनटू बेस इनटू हाइट बेटा बेस कितनी है इसकी 16 सेंटीमीटर है इसकी एक्सपोनेंट -2 और 16 पर फोर्स कितनी है 8
क्या आंसर आया? चेक करें, 0.64 जूल आ रहा है आंसर। अच्छा जी, the spring in B is used to project a toy car along a track from point X to point Y as illustrated। अब देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये ऊपर जाएगी कार और फिर ये जाएगी, ठीक है। एक सर्कुलर ट्रैक बना हुआ है, इसका रेडियस है 0.12 और मास ऑफ टॉय कार कितना है? 0.076। ये डिस्टेंस है 0.3 और बाद में डिस्टेंस कितना है? 0.25। ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने हमें लिख के भी बताई हुई है। और स्प्रिंग की कंप्रेशन कितनी है? 16। मतलब जितनी एनर्जी अभी हमने निकाली है वो हम यूज कर सकते हैं एज इनिशियल एनर्जी के तौर पर, ठीक है। The car follows a track around a vertical loop of radius 0.12 and then passes point Y. Assume that the friction and air resistance are negligible। मतलब heat produce नहीं हो रही, friction और air resistance negligible। Speed of the car x, the car at x निकालनी। तो स्पीड निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कहां से आ रही है? काइनेटिक एनर्जी, यही काइनेटिक एनर्जी जो स्प्रिंग की एनर्जी थी वो पूरी की पूरी किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक में। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, एयर रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, तो एनर्जी लूज नहीं हो। जितनी एनर्जी आपने दी थी वो सब मिल गई। तो मैं काइनेटिक एनर्जी कितना लिख लूं? 0.64 इक्वल्स टू हाफ मास कितना गिवन है? 0.076 इंटू बी स्क्वायर। बताएं भाई बी कितना? जो आंसर आया इसका रूट करना है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.64 डिवाइडेड बाय 0.076, आंसर निकालें और रूट कर लें। फोर पॉइंट वन, ठीक है। The kinetic energy of the car when it is at the top of the loop। तो बेटा बिल्कुल टॉप पर पहुंचने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो नीचे वाली एनर्जी है, ठीक है। आप देखें एनर्जी एट एक्स, ये इनपुट है। जब ये यहां पहुंचेगा टॉप पे तो इसके पास दो एनर्जी होगी, काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। तो एक इक्वेशन बनाते हैं, क्या लिखते हैं? के ई एट एक्स, ये है इनपुट, इज इक्वल टू जीपीई एट टॉप प्लस के ई एट टॉप। सही है। अब मुझे निकालना है के ई एट टॉप। तो जीपी उधर जाके क्या हो जाएगा? के ई एट एक्स माइनस जीपी। के ई एट एक्स कितनी थी हमारे पास? 0.64 थी, माइनस जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? 0.076। जी की वैल्यू 9.81 और एच कितना लेंगे बेटा? 0.12 प्लस 0.12। सही है, तो ये हो गया 0.24। यहां लिख दें साइड में, एच हो गया 0.24, 2 टाइम्स रेडियस, ठीक है। तो बताएं कि क्या आंसर आ रहा है पूरी इक्वेशन से? स्पीड ऑफ द कार एट वाई। अब अगर हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई है, वाई पर आने के बाद दोबारा से क्या होगा? उतनी ही स्पीड हो जाएगी, क्योंकि उतनी ही हमारे पास एनर्जी लूज नहीं हो रही। तो जब ये वापस नीचे आएगा तो उसकी जीपी फिर से कम होकर काइनेटिक में ही कन्वर्ट हो जाएगी। क्या चीज कम कैसे होगी?
Speed जो है 0.46 है. स्पीड हमारे पास 4.1 आई थी, तो दोबारा से 4.1 ही हो जाएगी। और ऊपर से ही लेना है मल्टा है. ऊपर काइनेटिक एनर्जी 0.46 थी, तो ऊपर स्पीड 4.1 नहीं होगी, उससे कम। फ्रिक्शन हो गया नहीं. बेटा जैसे जैसे ऊपर जा रही है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी जीपी में कन्वर्ट होती, स्लो डाउन होगी गाड़ी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेम स्पीड से ही पूरा सर्कल गुजार लेगी, ठीक है। सो आंसर क्या लिखूं यहाँ पे? 4.1। सेम क्यों लिख दिया? मैंने आपको बताया एनर्जी लॉस नहीं है, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी इसके पास यहाँ थी उतनी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर, तो स्पीड जितनी यहाँ थी उतनी स्पीड वापस लूप खत्म होने के बाद उतनी ही स्पीड से ये मूव कर रहा है। In practice, a resistive force due to friction and air resistance acts on the car so that its kinetic energy at y is 0.23 joules less than its kinetic energy at x. तो इसका मतलब है कितनी एनर्जी लूज हो गई? 0.23 लूज हो गई। Determine the average resistive force. बेटा इस एनर्जी को कहते हैं हीट। जो एनर्जी लूज हुई है उसको क्या कहते हैं? Obviously, because it is due to friction. So 0.23 है work done against friction. Work done against friction कितना हो गया इसका? 0.23 जूल्स, ठीक है। और हमने निकालना क्या है? फोर्स। वर्क डन होता है F इंटू डी, और हमने निकालना है F, तो ये हो जाएगा W अपॉन डी। वर्क डन तो हमें पता है वो है 0.23। क्या हमें डिस्टेंस पता है इसका? बेटा डिस्टेंस इज द सर्कमफेरेंस। इस कार ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्चुअली है सर्कमफेरेंस, वो होता है 2 पाई आर। तो जगह 2 पाई इंटू कितना, आर कितना है? 0.12. तो ये लिख दो 2 पाई इंटू 0.12 से इसको डिवाइड कर, ठीक है। बताओ क्या आंसर आया फ्रिक्शन का? अच्छा, लेकिन उसके अलावा भी जो डिस्टेंस कवर किया इसने पहले भी और बाद में भी, तो टोटल जो डिस्टेंस आएगा उसमें वो डिस्टेंसेस भी ऐड हो जाएंगे। कौन से वाले? 0.25 और 0.30। 0.25 प्लस 0.30। 0.17. 0.176 तो 0.18 हो जाएगा। सर बट क्या होगा पाप? What is 0.25 plus 0.30 क्या होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं एट एक्स से लेकर एट वाई, तो ये पूरा डिस्टेंस, ये सब यहाँ पूरी जगह पे हीट प्रोड्यूस हुई, सिर्फ ट्रैक पर तो प्रोड्यूस हुई, तो वो डिस्टेंसेस भी तो ऐड होंगे। हीट प्रोड्यूस हुई है पूरे इस ट्रैक पे, तो पूरे ट्रैक का डिस्टेंस आए, और पूरे ट्रैक के फ्रिक्शनल फोर्स हमारे पास 0.18 न्यूटन आ रही है, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए देखें एक वेव कितने बॉक्स में कंप्लीट हो रही है। क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक कितने बॉक्स हैं? तो ये हो गए 6 बॉक्सेस। एक बॉक्स कितने के बराबर है? नीचे लिखा हुआ है वो है 2 एक्सपोनेंट -5, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 एक्सपोनेंट -5 से आपको मिल जाएगा टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 6 इंटू 2 एक्सपोनेंट -5, 1.2 एक्सपोनेंट -4 सेकेंड्स, ये टाइम पीरियड है, ठीक है। दिस इज कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? टाइम पीरियड आ जाए तो अपने आंसर को रेसिप्रोकेट करें। क्या आंसर आया? 8333.3. 8333.3। 933.
8333.3 सही है, तो ये हो गया 8300 राउंड ऑफ कर दिया। हो गया। The intensity of the sound wave is now doubled. बेटा इंटेंसिटी अगर डबल हो जाए तो एम्पलीट्यूड पे क्या फर्क पड़ता है? एम्पलीट्यूड रूट 2 टाइम्स इंक्रीज होता है। इंटेंसिटी अगर डबल होगी तो एम्पलीट्यूड डबल नहीं होगा, ये मैंने आपको नोट्स में बताया था। एम्पलीट्यूड मतलब डबल होने का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से नहीं होगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई। तो मुझे बताइए जरा ग्राफ में देख के कि इसका एम्पलीट्यूड है कितना। एम्पलीट्यूड होता है पीक टू पीक, सही है। एक बीच में लाइन बना ले तो 1 पॉइंट कितना, 1.4, एक बॉक्स और दो छोटे बॉक्सेस और, ये दो छोटे बॉक्सेस 0.2 और 0.2 0.4 हो गए, तो 1.4 हो गया। ठीक है, अब 1.4 को अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा? मल्टीप्लाई करें जरा 1.2 को रूट 2 से, 1.97 कितना आ रहा है? 1.97 आ रहा है। तो जो आप नई वेव बनाएंगे वो बनेगी कितने पे? 1.97, या आप कह लें 1.979 तकरीबन 2 पे बन जाएगी। ठीक है, तो पहले हम डॉट्स बना रहे हैं। और फिर आप वेव बनाएंगे इसी में। ठीक है, तो नई वेव का एम्पलीट्यूड रूट 2 टाइम्स ज्यादा होगा, तो पुराना वाला एम्पलीट्यूड मेजर करें, जितना भी वो है उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करके नई वेव बना लें, लेकिन टाइम पीरियड चेंज नहीं करें। तो आप देख रहे हैं टाइम पीरियड वही है। The time base is now switched off. Describe the trace on the screen. अगर टाइम बेस हम स्विच ऑफ कर दें तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन क्यों होगी, कैसे होगी, कहां पर होगी? ट्रेस हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, फिर सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल है। मतलब टाइम बेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। अगर हॉरिजॉन्टल खत्म हो जाए तो सिर्फ ये ट्रेस कैसा हो जाएगा? ये सिर्फ वर्टिकल रह जाएगा, इतना जितनी पीक है उसकी। ठीक है, सो देयर विल ओनली बी अ वर्टिकल लाइन, क्योंकि टाइम बेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाती है। तो हमारे पास, तो हमने टाइम बेस ही बंद कर दी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन खत्म हो जाएगी, सिर्फ लाइन रह जाएगी वर्टिकल। नेक्स्ट बेटा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग लिखा हुआ है, फॉर्मूला बताएं। tan lambda equals to d sin थीटा, और इसमें लैम्डा अननोन है तो लैम्डा हो जाएगा d sin थीटा
अपॉन एन, टी कितना दिया हुआ है, लाइन स्पेसिंग 3.4 एक्सपोनेंट -6, थीटा कितना दिया हुआ है बेटा 16 डिग्री, डिवाइडेड बाय ऑर्डर कितना दिया है एन, सेकंड ऑर्डर। तो बताएं क्या आंसर आया लैम्डा का। It finds 68. 4.7 एक्सपोनेंट -7। Question होगा। उसमें फॉर्मूला लगता है लैम्डा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन टी, ये डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग। Anyway, डबल स्लिट होता है ना उसमें लगता है, ये डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग का क्वेश्चन। डिटरमिन द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इमर्जिंग बीम, हाईएस्ट ऑर्डर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, लेकिन इसमें साइन थीटा कितना रखेंगे 90 रखेंगे। सो 3.4 एक्सपोनेंट -6 मैक्सिमम ऑर्डर के लिए मैक्सिमम एंगल विच इज साइन 90 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ कितनी आई थी, what's going to be 76%? क्या आया n, n आ रहा है 7.3, लेकिन हम हमेशा इसको राउंड डाउन करें, इसको लिखेंगे 7, 7.25, 7.3। 15 is sure of it. 15 will be- अगर वो कहते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, तो आपको पता है 7 ऊपर बनेंगे, 7 नीचे बनेंगे और एक बीच में, तो ये हो गया कितने 15। वो टोटल के लिए पूछ रहा है, अभी क्या पूछ रहे हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, हाईएस्ट ऑर्डर कितने बन रहे हैं 7, लेकिन अगर पूछते हैं टोटल ऑर्डर तो अपने इसी आंसर से आगे क्या कहते हैं, 7 ऊपर 7 नीचे एक बीच में, कितना होगा 15, फिर अपना आंसर 15 लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमिन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, किसे कहते हैं, एनर्जी कन्वर्टेड Hello. from electrical to non-electrical form to move unit coulomb charge through circuit through a component, potential difference component के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस R होता है रो L अपॉन A, सही है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने बोला वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो अगर हमें L को हटाना है तो हम L की जगह लिख सकते हैं V अपॉन A, सही है। तो मैं L की जगह लिख रहा हूँ V अपॉन A, रो इंटू V अपॉन, एक A पहले से था और एक A अभी आया, तो हो गया रो V अपॉन A स्क्वायर। इसमें रो और V कांस्टेंट है, ठीक है। तो R का A स्क्वायर के साथ क्या रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये हमें शो करना था और हमने शो कर दिया, हो गया। देन इसमें इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, ईएमएफ होता है E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, याद है इक्वेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ाते हुए बताई थी। तो E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई के साथ क्या आप काम करोगे, आई को पहले उधर भेज दो,
E upon I equals to R plus R, और अब हमें R को सब्जेक्ट बनाना है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा? E upon I minus R। ठीक है, दिस इज ओम्स लॉ, सिंपल है। हमने V इज इक्वल टू आई आर को EMF हाँ किरचॉफ सेकंड लॉ, ओके किरचॉफ्स लॉ सेकंड लॉ क्या है? सम ऑफ EMF इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस IR, इसका I स्मॉल r, तो लिख सकते हैं ना EMF इज इक्वल टू I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r। तो यही तो है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ EMF। Then use figure 6.2 to determine the power dissipated in the variable resistor when there is a current of 2 ampere in the circuit। तो अगर करंट 2 एम्पियर है, हाँ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आर की वैल्यू देखिए 2 एम्पियर में कितनी आ रही है? करंट 2 है ना, तो 1/2 करें कितना हुआ? एक मिनट बता, 1/2 कितना होता है? तो 0.5 पे देखेंगे, क्योंकि देखें आई बताया हुआ 2 एम्पियर, 1/i कितना हो जाएगा? 1/2 विच इज 0.5। 0.5 पर आर की वैल्यू कितनी है, पढ़े ग्राफ में से? 5.4, ठीक है। सो पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। आई कितना है? 2 का स्क्वायर इंटू 5.4, कितना है? 21.6। 21.6, तो हम इसको लिखेंगे 22। State the internal resistance R of the battery, use figure इक्वेशन इन सी। बेटा देखें जहां पर करंट 0 है फिर भी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, कितनी रेजिस्टेंस है? माइनस नहीं पड़ेंगे, 0.6। देखो जब सर्किट में करंट नहीं भी फ्लो कर रहा, तो उसका मतलब है सर्किट में कोई और कंपोनेंट नहीं लगा, तो फिर सिर्फ कौन है? बैटरी। और बैटरी के रेजिस्टेंस जब करंट 0 है उतनी कितनी आ रही है? वो 0.6 आ रही है। अब अगर हमें आर भी पता चल गया और सब पता है, तो हम ई निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन को यूज करते हैं जो पीछे दी हुई थी हमें, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, सही। ई इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। तो बेटा आई कितना था अभी? 2 था, इंटू आर कितना आया था? कैपिटल आर। कैपिटल आर हम खुद निकाल लेते हैं, आर होता है, ये हमने निकाला ना, कैपिटल आर 5.4 प्लस स्मॉल आर कितना आया? 2 इंटू 6, 12 हो गया। कैलकुलेट द न्यूक्लियन नंबर एंड द प्रोटॉन नंबर ऑफ द न्यू न्यूक्लियस। कौन सा डिके है? बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव डिके में न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं होता, वो तो 14 था, 14 ही रहेगा, लेकिन प्रोटॉन इंक्रीज हो जाता है। पहले 6 थे तो कितने हो जाएंगे? 7 हो जाए, ठीक है। अच्छा जिसका आगे वाला पार्ट था ना इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह वाला, वो हमने छोड़ना है, वो कोर्स में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब E2 में चला। और स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल ऑफ नेग्लिजिबल मास। बीटा नेगेटिव पार्टिकल डिके में कौन सा पार्टिकल रिलीज होता है? एंटी
neutrino. Okay.